तो चलिए, हमने कल पढ़ा था भील जनजाति के बारे में, और भील जनजाति के बारे में हमने क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। भील जनजाति के बारे में हमने सबसे पहले देखा तो यह मध्य प्रदेश की कैसी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति हमने ये देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा भील जनजाति में, तो हमने भील जनजाति में देखा एक तड़वी क्या है, उपजाति है, किसकी, भील की। और ये जो तड़वी उपजाति है ये किस धर्म को मानती है, तो ये इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, ये किस धर्म को मानती है, इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, प्रमुख पर्व, प्रमुख त्योहार, प्रमुख नृत्य। तो इनके ये तीनों क्या थे, ये भगोरिया थे। ठीक है, ये क्या थे, भगोरिया थे। इनके प्रमुख पर्व, प्रमुख त्योहार क्या थे, ये भगोरिया थे। उसके बाद हमने इनकी कृषि देखी, तो इनकी कृषि चिमाता कृषि। ठीक है, इनकी जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भीलों के मकान को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। भीलों के मकान को क्या कहा जाता है, कू। और इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, फाल्या। हमने इतना देखा किसके, भील के बारे में। फिर हमने कल क्या देखा, द भील बुक के लेखक, राइटर। ठीक है, द भील बुक के राइटर कौन थे, तो द भील बुक के राइटर कौन थे, टीवी नायर थे। हमने इतना देखा, ये देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा है कि भील किस कपड़ों को ज्यादा पहनते, तो हमने देखा यह नंदना प्रिंट के कपड़ों को जब सबसे ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, हमने इतनी चीजें कब देखी, कल देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, भीलों ने भील पंजादरी का निर्माण करते हैं। कहाँ करते हैं, तो ये अलीराजपुर में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, अलीराजपुर में। और इन्हें क्या मिला है वहाँ, जीआई टैग। वहाँ इन्हें क्या मिला है, जीआई टैग। ठीक, तो हमने इतनी चीजें क्या देखी थी, कल देखी थी। उसके बाद अगर हम कुछ और बोलें तो इनका एक नाट्य है, तो इनके नाट्य का क्या नाम है, गबरी। इनका एक प्रमुख नाट्य है पीलों का, क्या है, गबरी। तो हमने कुछ आईएमपी चीजें उठा लिए, क्योंकि पूरा नहीं बता सकता, पूरा अगर आपको देखना तो क्लास में देख लीजिएगा। अब आगे मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब आगे हम कौन सी जनजाति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह जनजाति हमारी है गौड़। कौन सी जनजाति है, गौड़। अब गौड़ जनजाति की जो बात करूँ, गौड़ जनजाति की बात करूं तो यह कैसी जनजाति है, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। ठीक है, यह भारत की कैसी जनजाति है, तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो इनका जो विस्तार है ना, इनका जो, ठीक है, विस्तार या निवास क्षेत्र है ना, विस्तार या निवास क्षेत्र इनका, ठीक है, तो इनका जो विस्तार क्षेत्र है ना वो नर्मदा घाटी के दोनों साइड है, नर्मदा घाटी के दोनों साइड, दोनों तरफ। अब दोनों तरफ बोले तो विंध्य साइड भी, ठीक है, विंध्य साइड भी, और नर्मदा क्या बोलते हैं, सतपुड़ा साइड भी। ठीक है, तो सतपुड़ा सोन घाटी। ठीक है, तो इस साइड किसका विस्तार है, गौड़ जनजाति का क्या है, विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें कि गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे, गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के कोट शब्द से हुई है। ठीक है, तो कोट शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो वह हुई है गौड़ भाषा की। ठीक है, उसके बाद अगर हम गौड़ों के अगर मूल की बात करें, यह किस मूल के हैं, तो भैया ये हैं द्रविड़ियन मूल के हैं। ठीक है, तो गौड़ किस मूल के हैं, यह हैं द्रविड़ियन मूल के। उसके बाद हम इनके विवाह पद्धति की बात करें, विवाह पद्धति, ठीक है, हम किसकी बात करें, विवाह पद्धति की, तो दूध लोटावा विवाह होता है। उसके बाद लमसेना विवाह होता है। और लमसेना विवाह क्या कहलाता है, लमसेना विवाह क्या होता है कि इसमें लड़के को लड़की के घर में काम करना पड़ता है, उसके उपरांत
ठीक है, उसके उपरांत विवाह होता है। ठीक है, तो लामसाना विवाह क्या रहता है कि लड़के को लड़की के घर पर रहना पड़ता है और उसके घर में क्या करना पड़ता है, उसके घर में काम करना पड़ता है या सेवा करनी पड़ती है। उसके उपरांत क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, उसके बाद एक दूध लोटावा हो गया, एक लामसाना हो गया, उसके बाद एक हो गया पटौनी विवाह। ठीक है, पटौनी विवाह। और हम अगर बोले ना तो इसको सेवाग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सेवाग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक विवाह और होता है, वह होता है घोटुल प्रथा। ठीक है, घोटुल प्रथा। ठीक है, घोटुल प्रथा। तो ठीक है, इतनी विवाह पद्धति है किसकी, गौड़ जनजाति की। दूध लोटावा, उसके बाद लामसाना, उसके बाद है हमारा पटौनी विवाह और फिर हमारा घोटुल प्रथा। ठीक है, तो हमने इतनी चीजें देख ली। उसके बाद अगर इनके देवताओं की बात करें, गौड़ों के प्रमुख देवताओं, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवताओं की बात करें, ठीक है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवताओं की बात करें तो इनके जो देवता हैं, बड़ा देव, ठीक है, बड़ा देव, उसके बाद दूल्हा देव, फिर ठाकुर देव, उसके बाद क्या बोलते हैं, एक और है यार, उनको क्या नाम है, एक मिनट, सॉरी आंखों में चले गया, नारायण देव, और फिर है पांचवा है लोहासुर। ठीक है, तो ये क्या है, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है। तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन से, बड़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और लोहासुर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनके प्रमुख नृत्य की बात करूं, गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करूं तो इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वह शैली, कर्मा, ठीक, शैली, कर्मा, उसके बाद गैड़ी, भड़ोनी, उसके बाद बिरहा। तो ये क्या है, गौड़ जनजाति के प्रमुख क्या है, वो हैं क्या, प्रमुख नृत्य हैं। एक विवाह और है, नृत्य है दीवानी। ठीक है, तो गौड़ जनजाति के ये भाई सबसे आईएमपी, अगर मैं बात करूं ना गौड़ जनजाति में, तो ये एक आईएमपी फैक्ट है। ठीक है, ये एक आईएमपी फैक्ट है कि गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो शैली, कर्मा, गैड़ी, भड़ोनी, बिरहा और दीवानी। ठीक है, तो ये क्या है, किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, तो भैया है गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य है। अब अगर मैं बात करूं कि गौड़ जनजाति को दो वर्गों, मतलब गौड़ जनजाति को कैसे बांटा गया, तो गौड़ जनजाति को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है संपत्ति के आधार में और एक बांटा गया है व्यवसाय के आधार में। अगर मैं व्यवसाय के आधार पर अगर गौड़ जनजातियों का वर्गीकरण करता हूं, अगर मैं व्यवसाय के आधार पर गौड़ जनजाति का वर्गीकरण करता हूं तो उसमें मुझे प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलहस, नागरची और हाँ, इतनी जो है मेरे को व्यवसाय के आधार पे क्या करना पड़ेगा, इन वर्गों को बांटना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बांटूंगा संपत्ति के आधार पर, तो संपत्ति के आधार पर मुझे बांटना पड़ेगा राजगौड़ और धुरगौड़। राजगौड़ अपने आप को राजपूत मानते हैं और अधिक संपत्ति वाले मानते हैं। ठीक है, वहीं मैं धुरगौड़ की बात करूं तो धुरगौड़ क्या होता है, एक कम संपत्ति वाले व्यक्ति होते हैं और ये अपने आप को क्या मानते हैं, सैनिक मानते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने व्यवसाय के आधार में अगर मैंने गौड़ जनजाति को वर्गीकृत करता हूं, व्यवसाय के, देखिए पहले समझा रहा हूं मैं ये चीजें, व्यवसाय के आधार पर अगर मैं गौड़ जनजाति को वर्गीकृत करता हूं तो पहला है प्रधान। प्रधान क्या हो जाता है, प्रधान कहलाता है पूजा पाठ करने वाला। ओझा क्या हो जाता है, तांत्रिक कार्य करना या जादू टोना का काम करने वाला। उसके बाद अगरिया, तो अगरिया की जो अगरिया है, लोहासुर है, वह अगरियों के देवता है, अगरिया के देवता है। ठीक है, अगरिया के देवता। तो अगरिया क्या है, ये लोहे का काम करने वाले हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोलहस। तो सोलहस क्या होता है, ये बढ़ई का काम करने वाले हो जाते हैं। फिर हो जाता है हमारा नागरची और फिर उसके बाद हमारा होता है कोयल भुतुस। ठीक है, तो इन चीजों को बताना था क्योंकि ये ओरल बताना भी जरूरी था। भाई कहाँ गया डस्टर। ठीक,
तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसी वे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद इनका विस्तार कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी के दोनों तरफ मिल जाता है, विंध्याचल क्षेत्र में और सतपुड़ा क्षेत्र में, ठीक है। इनके प्रमुख नृत्य की बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य शैली, कर्मा, घेड़ी, भड़ोनी, बिरहा और दीवानी। उसके बाद ये किस मूल के हैं, तो ये द्रविडियन मूल के हैं। उसके बाद प्रमुख देवता इनके कौन है, तो इनके प्रमुख देवता बड़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, लोहा देव। उसके बाद इनकी उत्पत्ति किस मतलब जो गौड़ शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो वह संस्कृत भाषा मानी जाती है, संस्कृत भाषा के कोट से। उसके बाद हम इनके विवाह पद्धति की बात करें तो दूध लोटापा विवाह, लाम सेना, पठौनी विवाह और घोटल प्रथा। और लाम सेना विवाह क्या होता है, इसमें लड़को लड़की को घर में रहकर काम करना पड़ता है, सेवा देना पड़ता है, उसके उपरांत क्या होता है, विवाह होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, गौड़ जनजाति की उपजातियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, गौड़ जनजाति की उपजातियों की वर्गीकरण करें, तो हम अगर देखें तो क्या होता है, गौड़ जनजातियों की जो उपजातियों का वर्गीकरण अगर हम करें तो व्यवसाय के आधार पर हम करें, व्यवसाय के आधार पर उपजातियों का वर्गीकरण, ठीक है, उपजातियों का वर्गीकरण, ठीक। हम इस तरीके से ये चीज देखते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर अगर हम उपजातियों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारा जो पहला हो जाता है, तो पहला हमारा कहलाता है प्रधान। और प्रधान किसकी उपजाति कहलाती है, तो भाई याद रखना ये गौड़ की उपजाति कहलाती है, गौड़ जनजाति की उपजाति कहलाती है। और प्रधान का मतलब होता है पूजा पाठ करने वाला, उपजाति नहीं, मतलब व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण, व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण कर रहा हूं गौड़ जनजाति का वर्गीकरण, ठीक है। उपजाति नहीं, गौड़ जनजाति का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं प्रधान को देखूं तो पूजा पाठ करने वाला, तो प्रधान क्या होता है गौड़ जनजाति में, तो वो होता है पूजा पाठ करने वाला। उसके बाद ओझा, याद रखना, प्रज्ञान ओझा, नमन ओझा, ठीक है। तो ओझा क्या होते हैं, ओझा होते हैं तांत्रिक कार्य करने वाले व जादू टोना वाले, ठीक है, पूजा पाठ करने वाले। इसको पुजारी भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पुजारी भी बोल सकते हो। उसके बाद, ठीक, तो प्रधान, ओझा, उसके बाद हमारा आएगा सोलहस, ठीक है। तो सोलहस क्या कार्य करते हैं, ये बढ़ई का कार्य करते हैं, ठीक है, बढ़ई का कार्य। उसके बाद क्या है, अगरिया, ठीक है। तो अगरिया क्या काम करते हैं, लोहा का काम करने वाले, ठीक। उसके बाद हमारा नागरची, ठीक। तो नागरची क्या काम करते हैं, देखो नाम से समझ में आ जाएगा, सपेरे का काम, ठीक। उसके बाद हमारा कोयल भूतस, ठीक, कोयल भूतिस। तो कोयल भूतिस काम करते हैं हमारा नाचने गाने का काम, कार्य, ठीक है। तो गौड़ जनजाति का जो वर्गीकरण किया गया है वह दो आधार पर किया गया है, व्यवसाय और संपत्ति, ठीक है। इन आधार पर क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है गौड़ जनजाति का वर्गीकरण व्यवसाय और संपत्ति के आधार पर किया गया है। वही हम अगर प्रधान की बात करें तो प्रधान पूजा पाठ का काम करते, ओझा हमारा तांत्रिक का काम करते, सोलह हमारे बड़े का काम करते, अगरिया हमारे लोहे का काम करते, नागरची हमारे सपेरा का काम करते, उसके बाद कोयला भूतिस नाचने गाने का काम करते, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, संपत्ति की, ठीक है, संपत्ति की।
संपत्ति। तो संपत्ति के आधार पे अगर हम बात करें तो संपत्ति के आधार में गौण जनजाति को दो भागों में बांटा गया है, एक है राजगौण और एक है धुरगौण। ठीक है, तो राजगौण जो काम करते हैं ना भाई, तो देखो पहला है राजगौण। देखो तो पहला जो राजगौण है ये अपने आप को क्या मानते हैं, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं। ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अधिक संपत्ति वाले होते हैं, ये अधिक ठीक। उसके बाद होते हैं धुरगौण। तो ये अपने आप को क्या मानते हैं, ये अपने आप को सैनिक मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या मानते हैं, सैनिक मानते हैं। ठीक है, और ये कम संपत्ति वाले होते हैं। ठीक, देखिए समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो संपत्ति के आधार पर गौण दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है हमारा क्या, राजगौण, और दूसरा हमारा हो जाता है धुरगौण। अगर हम राजगौण की बात करें तो ये अधिक संपत्ति वाले होते हैं और वह ये अपने आप को क्या मानते हैं, राजपूत। और वहीं हम धुरगौण की बात करें तो ये अपने आप को क्या मानते हैं, सैनिक मानते हैं, और ये कम संपत्ति वाले होते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कुछ आईएमपी फैक्ट की बारे में बात, किस पे, गौण जनजाति से। तो गौण जनजाति को लेकर हम एक आईएमपी फैक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक, ठीक, तो इसको लेके हम कुछ आईएमपी फैक्ट ठीक। तो हम जानते हैं ये सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है, सेकंड सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की। किस आधार पे बता सकता है कोई? तो सेकंड ये है जनसंख्या आधार पर। ठीक है, जनसंख्या पर ये सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उसके बाद एक मैंने फैक्ट लिया हूं, ये लिया हूं मैंने परीक्षा धाम से। ठीक, ये फैक्ट मैंने उठाया परीक्षा धाम से, और परीक्षा धाम से मैंने ये फैक्ट उठाया हूं। उसके बाद जो गौड़ी भाषा है, गौड़ी भाषा 2019 में पाठ्य पुस्तक निगम में, मध्य प्रदेश एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। गौड़ी भाषा को 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में क्या किया गया, पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया। ठीक, तो गौड़ी भाषा को 2019 में किस में शामिल किया गया, पाठ्य पुस्तक निगम, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। उसके बाद जो गौड़ लोग होते हैं, जो गौड़ जनजाति है, इनकी कृषि को क्या कहा जाता है, गौड़ जनजाति की कृषि को क्या कहा जाता है, तो इनकी कृषि को, गौड़ जनजाति की कृषि को बारी कहा जाता है। क्या, बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। ठीक है, इनके मोहल्ले को क्या कहा जाता है, इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, गौड़ जनजाति के मोहल्ले को भी टोला कहा जाता है और कोल जनजाति के मोहल्ले को भी टोला कहा जाता है। तो बिल्कुल इससे निष्फिक्र रहना। ठीक है, वहां हमने भील जनजाति में हमने क्या पढ़ा था, वह गुदना प्रिय व गहना प्रिय जनजाति, ये गुदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, यह गुदना प्रिय जनजाति है। कैसी जनजाति है, गुदना प्रिय जनजाति है। और इनका जो प्रमुख त्योहार है ना, वैसे तो इनके 7 प्रमुख त्योहार हैं, पर इनका जो प्रमुख त्योहार है ना वह है मड़ई। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख त्योहार है ना वह क्या है, मड़ई है। ठीक है, तो हमने देखे क्या, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद
ठीक, ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ी भाषा को 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया। गौड़ जनजाति में कृषि को क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। मतलब इनकी कृषि को क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। उसके बाद इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। ये गुदना प्रिय जनजाति है। और उसके बाद इनका प्रमुख जो त्योहार है वह है मड़ई। अब हम बात करेंगे गौड़ जनजाति के बाद, अब हम बात करेंगे किसकी? कोल जनजाति की। किसकी? कोल जनजाति की। तो चलिए हम कोल जनजाति की तरफ पढ़ते हैं। चलिए जो कोल जनजाति की तरफ बढ़ते हैं, तो कोल जनजाति के बारे में बात करें। ठीक, तो कोल जनजाति के बारे में बात करें तो इनका जो विस्तार है, अगर सीधी भाषा में कहूं तो सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, जबलपुर। ठीक, सीधी बातों में मैंने बात किया हूं तो सीधी सतना, मतलब देखो कितने एस आ रहे हैं, 1 2 3 4 एस आ रहे हैं, एक आर आ रहा है, एक जे आ रहा है। ठीक है, तो एस 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 आर जे। ठीक है, इतना याद रखो, कोई जरूरी नहीं है वैसे। उसके बाद विस्तार हमने देखा इनका, तो कहाँ है इनका विस्तार? तो सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल। अगर बात करूं नर्मदा, सोनगंगा तथा चंबल के बीच उच्च प्रदेशों में। ठीक है, तो चंबल के बीच उच्च प्रदेशों में क्या है? इनका विस्तार है। कहां? नर्मदा, सोन, गंगा। ठीक है, नर्मदा, सोन, गंगा व चंबल उच्च प्रदेशों में इनका विस्तार है। चंबल उच्च प्रदेश में क्या है? इनका विस्तार है या निवास स्थान है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल जनजाति है। ठीक है, वही मैं बात करूं इसकी उपजातियों की, इसकी उपजातियां की, तो मछली का नाम सुने हो? रोहू, तो रोहिया, रोतेला। ठीक है, रोहिया, रोतेला। उसके बाद भवतिया। ठीक, तो ये क्या है? गौड़ जनजाति के क्या है? कोल जनजाति क्या है? उपजातियां हैं। उसके बाद अगर मैं इनकी विवाह पद्धति की बात करूं, तो विवाह पद्धति की मैं बात करूं तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि यह हिंदू प्रथानुसार विवाह करते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका विवाह कैसा होता है? हिंदू प्रथानुसार होता है। इनके जो प्रमुख देवता है ना, इनके जो प्रमुख देवता ठाकुर देव व सूर्य देव। ठीक, तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वह हैं ठाकुर देव और सूर्य देव। ठीक है, कोल देह का इनका क्या है? नृत्य है। ठीक है, कोल देह का क्या है? इनका नृत्य है। ठीक है, कोल देह का इनका क्या है? नृत्य है। कोल देह का इनका क्या? नृत्य है। चलो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं। तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति। विस्तार इनका सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, जबलपुर एरिया में है। उनके बाद हम इनके प्रमुख देवता की बात करें तो इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव व सूर्य देव हैं। वहीं हम इनकी उपजातियों की बात करें तो रोहिया, रोतेला और भवतिया है। और हमने इनके प्रमुख नृत्य को देखा तो इनका जो नृत्य है वह क्या है? कोल देव का है। और इनकी जो विवाह पद्धति है वह हिंदू प्रथानुसार है। ठीक है, विवाह पद्धति जो है क्या है? हिंदू प्रथानुसार है। अब हम बात करते हैं कोल जनजाति का आईएमपी फैक्ट की। आईएमपी फैक्ट की बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम आईएमपी फैक्ट की बात करें तो एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं। कोल जनजाति के आईएमपी फैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी पीना था यार। ठीक, तो कोल जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण, या देखिए मत्स्य पुराण
महाभारत व रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ठीक। पहला फैक्ट, कोल जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। जो कोल जनजाति के लोग हैं सबरी को अपनी माता मानते हैं, सबरी को अपनी क्या मानते हैं? माता मानते हैं। वह ऐसा कहा जाता है, वह ऐसा है कि सबरी जो थी, वह ऐसा है कि सबरी जो थी वह कोल जनजाति से संबंधित थी, वह कोल जनजाति से संबंधित थी। ठीक। तो सबरी को अपनी माता कौन मानता है? तो यह मानते हैं कोल जनजाति के लोग। ठीक। अब हम बात करें इनके निवास स्थान को, इनके निवास स्थान को। तो इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? मैंने बोला था ना, टोला कहा जाता है। ठीक है। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टोला। भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? कू। ठीक है। उसके बाद भीलों के निवास, फिर उसके बाद गौड़ जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो उनके निवास स्थान को कहा जाता है भीलों के जो निवास स्थान है उसको कहा जाता है फाल्या भीलों के निवास स्थान को कहा जाता है। उसके बाद गौड़ जनजाति के निवास स्थान को टोला कहा जाता है, और कोल जनजाति के निवास स्थान को भी टोला कहा जाता है। ठीक है। मकान को कहा जाता है ठीक है। निवास स्थान को कहा जाता है टोला। ठीक है। तो कोल जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है टोला। उसके बाद मैंने बात की थी, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी पंचायत, तो कोल जनजाति की जो पंचायत है उसे कहा जाता है गोहिया। इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है? इनकी पंचायत को कहा जाता है गोहिया। ठीक है। इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। और अगर पंचायत को गोहिया कहा जाता है तो गोहिया के मुखिया को कहा जाता है गोहिया, या पंचायत के मुखिया को। ठीक है। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इनके मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम। ठीक। कोल जनजाति के मुखिया को या गोहिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। और एक जो अभी मेरे को एक IMP फैक्ट है, ये बुक से मिला मुझे, परीक्षा धाम से। ठीक। तो इसमें है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह कहां से, किस चीज पर निर्भर रहती है? तो कोयले की खान पर काम करने से इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। कोयला खान पर कार्य करने से इनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है? निर्भर रहती है। ठीक है। कोयले की खान पर कार्य करने से इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। देखिए, अब कोल मतलब कोयला। ठीक। तो सीधी बात है, कोल माइंस होती हैं, बड़े बड़े कोयले की फैक्ट्री होती है, तो वहां मैक्सिमम कौन सी जनजाति के लोग निवास करते होंगे? कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है। इतनी चीजें थी। तो हमने देखा कि कोल जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण, महाभारत व रामायण में मिलता है। उसके बाद सबरी को ये अपनी माता मानते हैं। वह ऐसा है कि सबरी जो थी वह कोल जनजाति से संबंधित थी। उसके बाद इनके निवास स्थान को टोला कहा जाता है, इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। वह इनके मुखिया को या पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वह कोयले की खान पर कार्य करने पर निर्भर रहती है। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे वीडियो के एंड में बताइएगा, अगर आप ये वीडियो देखें पूरी तरह।